ये कोई जगह नहीं बल्कि एक पूरा राज्य है और उस पूरे राज्य में घूमने के लिए आपको कुछ ना कुछ नई नई जगह देखने को मिलेगी। और दोस्तों केरला जाने का प्लान तो सबका बनता है, लेकिन डे वाइज प्लानिंग कैसे की जाए, कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, कहाँ पहुंचना चाहिए, कहाँ होटल लेना चाहिए, ये सारी चीजें मस्तिष्क में सबसे पहले आती है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक यात्रा वक्त है तब तक आपको कोई भी योजना बनाने में कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि केरला आप कैसे पहुंचेंगे। केरला में आपको प्रॉपर मैप के जरिए एक्टिविटीज और साथ ही साथ तो दोस्तों बड़े आज को घूमने के लिए काफी हमको कोच्चि से फिर आपको जाना है मन्नार। मन्नार घूमने के बाद आपको जाना है टेकड़ी। टेकड़ी से घूमने के बाद आपको आना है एलेपे। एलेपे से घूमने के बाद आप चाहे तो कोच्चि आकर अपनी रवानगी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोच्चि चले जाएंगे तो आपका छूट जाएगा तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला का कैपिटल है, जिसको त्रिवेंद्रम भी शॉर्ट में बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं आपके पास दो विकल्प रखूंगा। पहला तो ये कि एलेपे से आप कोच्चि आ जाइए और कोच्चि से अपनी ट्रेन फ्लाइट जो भी है आप पकड़ के अपने अपने शहर के लिए निकल जाइए, या फिर अगर आप त्रिवेंद्रम भी आना चाहते हैं तो वहां से आप आ जाइए तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम, और वहां घूमिए और त्रिवेंद्रम से आप अपनी फ्लाइट या फिर अपनी ट्रेन ले सकते हैं, ताकि आपका त्रिवेंद्रम भी कवर हो जाए। अब एक एक करके मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको मैप के जरिए और आपको डे वाइज प्लानिंग बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको वहां पे घूमना है और कहां कहां कितने कितने दिन का स्टे करना है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको केरला आने के लिए 10 दिन का प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि 9 से 10 दिन आपको डेफिनेटली केरला लग ही जाएगा। वही अगर आप बाकी से हर एक चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है, चाहे आप 15 दिन ले लीजिए, चाहे आप वो महीने भर घूमेंगे तो हमको अपना बचत होगी। कोच्चि आने के लिए अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये कि अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको कोच्चि में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा, वहां आ जाइए आप। और दूसरा आपका अगर आप एर्नाकुलम आ जाइए, बहुत ही बड़े बड़े शहरों से एर्नाकुलम के लिए ट्रेनें हैं। ऑप्शन है आपका बाई बस का। कोच्चि के लिए आपको बेंगलोर, हैदराबाद, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, तो दोनों ही प्रकार के आपको बसेस अवेलेबल हो जाएंगे विभिन्न राज्यों से। तो आप स्टे करिए ही और वहाँ के लोकल साइट सीइंग घूमिए। अब एर्नाकुलम में भी आपको दोस्तों घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, यानी कि कोच्चि कहिए या फिर उसी का नाम है एर्नाकुलम, इसमें भी आप जाके आनंद ले सकते हैं। कुछ बड़ा भी है जो कि एर्नाकुलम में ही है, तो वो भी आप जा सकते हैं। और यहाँ जितने भी लोकल साइट सीइंग है वो सब आप ऑटो टैक्सी के द्वारा घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें कोच्चि की बात है। अब बात करते हैं कि आपको कोच्चि में स्टे कहाँ करना है। तो दोस्तों जो एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन है, तो वहीं पे आप स्टेशन के बाहर भी अपना स्टे ले सकते हैं। थोड़ा माहौल वाला देखने को मिल जाएंगे, थोड़े से आपके कॉस्टली 3000 रुपए तक के आपको होटल देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ स्टे बना सकते हैं। डे नंबर 2 पे दोस्तों अगर आपके कुछ लोकल साइट सीइंग बचे हुए हैं, हो सकता है कि आप डे नंबर 1 पे नाइट के समय पे आ रहे हैं, तो फिर आपके सारे लोकल साइट सीइंग बचे रहेंगे। तो डे नंबर 2 पे वो सब कवर करके लगभग 10 से 11 बजे के आसपास आपको अब निकलना है मन्नार के लिए, यानी कि डे नंबर 2 पे आप मन्नार के लिए रवानगी लेंगे। मन्नार के लिए आपको दोस्तों जो डिस्टेंस है कोच्चि से, वो आपकी 130 घंटे की यात्रा आप या तो यहाँ पे कार रेंट तो 8 से 10 दिन घूमने के बाद वापस आप कोच्चि में उस एजेंट को दे सकते हैं। कोच्चि में आपको बहुत सारे वहाँ पे ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे जो कि आपको कार प्रोवाइड करते हैं। एक दिन का जो कॉस्ट होता है कार का, वो होता है 2500 से शुरू होता है, 2500, 3000, 4000 ऐसे इसके एजेंट से भी घूम सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों डे नंबर 2 में 4 घंटे ये यात्रा करने के बाद आप पहुंचेंगे मन्नार। अब मन्नार में आपको 2 दिन का स्टे बनाना पड़ेगा। मन्नार जो फेमस है दोस्तों वो है आपके टी गार्डन के लिए, यानी कि चाय के बागान। तो वहाँ आप मन्नार में घूमिए, यहाँ की वादियों का आप आनंद उठाइए। बहुत ही शानदार यहाँ हरियाली, सीन, नज़ारे, ये सारी चीजें आपको मन्नार में देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि मन्नार में डे 2 और आपको जो डे 3 में भी आप वहीं रुकेंगे, तो इन दोनों जगह पे आपको कौन कौन से लोकल साइट सीइंग कवर करने हैं, तो मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ। मन्नार में सबसे पहले तो है टाटा टी म्यूजियम, तो वहाँ जा सकते हैं, जो कि वहाँ पे चाय पत्ती का म्यूजियम है, तो वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे है फ्लावर गार्डन, लोखंड टी फैक्ट्री, यहाँ भी जा सकते हैं। मट्टुपेट्टी डैम, यहाँ भी जा सकते हैं, बहुत ही शानदार डैम है ये, तो यहाँ एक बार जरूर जाइएगा। इको पॉइंट टॉप स्टेशन, जिसको हाईएस्ट पॉइंट इन द मन्नार भी कहा जाता है, तो आप यहाँ भी जाइए टॉप पॉइंट में भी। कुंडाला लेक, यहाँ भी आप जा सकते हैं और यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कुंडाला लेक में बोटिंग करना चाहते हैं मन्नार में, तो आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। और आपका एक आता है हनी बी ट्रिप। तो दोस्तों ये सारी चीजों को घूमने के लिए आपको 2 दिन लग जाएंगे, यानी कि डे नंबर 2 और डे नंबर 3 आप मन्नार में रहिए, वहाँ स्टे करिए। यहाँ भी आपको होटल की कॉस्ट लगभग यही 1500 2000 रुपए मिलेंगे। तो आप यहाँ रहकर 1 दिन का स्टे लीजिए नाइट में और 2 दिन आप ये मन्नार को एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने खाने पीने की बात नहीं की थी, तो खाने पीने के दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ के साउथ इंडियन डिशेस आप जरूर लीजिएगा, और इसके अलावा कोई आप खाना मत खाइएगा, क्योंकि साउथ इंडियन फूड काफी ज्यादा वहाँ नॉन वेज और वेज दोनों प्रकार के आपको वहाँ खाना मिल लेते हैं। कि वहाँ पे भाषा संबंध मलयालम तो चलती है, लेकिन उतनी समस्या नहीं होगी, क्योंकि समस्या नहीं होगी, थोड़ी बहुत समस्या तो उतनी होती है। इस समय अगर आप घूम लेते हैं तो एक लिए आपको जो डिस्टेंस पड़ेगी मन्नार से, वो आपकी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि टेकड़ी में क्या फेमस है और हमको यहाँ पे कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों टेकड़ी में अगर आप डे नंबर घूमने जो जिस भी
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, जिसका नाम है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे दोस्तों आप एलिफेंट राइडिंग कर सकते हैं, बम्बू राफ्टिंग कर सकते हैं, बोट राइडिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगी, यानी कि टेकड़ी में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतना बड़ा है कि आपको एक दिन तो वहाँ ही देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही शानदार यहाँ के दृश्य, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है, शायद आपको वहाँ से जाने का आ जाएंगे तो वहाँ होटल लीजिए। होटल के भी आपको सेम कॉस्ट यहाँ पड़ेंगे, होटल लीजिए। जैसा कि मैंने बताया क्या क्या चीजें आपको घूमनी है। तो टेकड़ी में घूमने के बाद डे नंबर 5 में दोपहर के समय, यानी कि जब भी आपका ट्रिप कंप्लीट, वहाँ से आपको आना है अपने चौथे स्थान की तरफ, जिसका नाम है एलेपे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कि केरला का सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय स्थान है, वो है एलेपे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक्टिविटीज करने को मिलेंगी वो बहुत ही शानदार मिलेगी। तो दोस्तों एलेपे में आपको सबसे पहले तो यहाँ मिलता है हाउस बोट का। यहाँ पे आपको हाउस बोट, बैक वाटर्स मतलब ये होता है पे होती है, स्थिर अवस्था में होती है। तो यहाँ आप नाव के जरिए आप यहाँ पे बोट राइडिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ हाउस बोट राइडिंग भी कर सकते हैं, जिसको हाउस बोट क्रूज बोला जाता है। हाउस बोट क्रूज दोस्तों यानी कि यहाँ पे आपको इस शिप के अंदर, इस जहाज के अंदर आपको वहाँ रहने की, खाने पीने की, बाथरूम की, हर चीज की फैसिलिटी रहेगी। और इस हाउस बोट में आप चलते रहेंगे इस बैक वाटर पे, यानी कि इस पानी पे चलते रहेंगे जहाज के माध्यम से, और आपको घर जैसा अनुभव प्रदान होगा। तो यहाँ से जब आप ये चीजें घूमेंगे और ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा शानदार अनुभव प्राप्त होगा। तो एलेपे दोस्तों इसी के लिए फेमस है, जो कि है हाउस बोट क्रूज, या फिर अगर आप चाहे तो एक हाउस बोट जो बैक वाटर के किनारे बने होते हैं वहाँ भी आप रुक सकते हैं, और साथ ही साथ आपका बैक वाटर टूरिज्म, ये सारी चीजें यहाँ एलेपे में घूमने की स्टे दीजिए ही दीजिए। तो दोस्तों ये बात कर रहे थे हम कि डे नंबर 5 में हमने टेकड़ी से हमने एलेपे आया था, और आपको डे नंबर 6, डे नंबर 7 ये 2 दिन आपको बिताना है एलेपे में। दोस्तों यहाँ पे जो हाउस बोट क्रूज है, यानी कि जो ट्रिप है, और ये आपको 4 से 5 घंटे का ट्रिप होता है। वही अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो नाइट स्टे भी कर सकते हैं, पूरी रात भी आपको ये सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके कॉस्ट थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें अनुभव लेना चाहते हैं तो आप सस्ते वाले में जा सकते हैं, जिसमें टाइम पीरियड कम होता है, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और इस हाउस बोट से पूरे बैक वाटर का, पूरे एलेपे केरला का आप जरूर ये नजारा देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत फेमस बीच भी है, तो वहाँ बीच में भी जाके आप कुछ समय एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डे नंबर 6 और डे नंबर 7 आपके लिए एलेपे के लिए रिजर्व हो गया। चलिए अब प्रस्थान करते हैं डे नंबर 7 में ही। आपको शाम के समय अब रहते हैं तो चले जाइए कोच्चि, और वही अगर आप गाड़ी हायर किए हैं, कोई कार लिए हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको तो कोच्चि वापस जाना ही पड़ेगा, कार लौटाने करते हैं। एलेपे से जो अब त्रिवेंद्रम की जो दूरी है, ये आपकी लगभग 150 किलोमीटर की होगी, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेंद्रम नहीं गए, पद्मनाभम स्वामी जी के दर्शन नहीं किए, तो मेरे ख्याल से ये यात्रा आपकी थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों आप त्रिवेंद्रम जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप घूमिए, यहाँ के पोवर बीच है तो यहाँ भी आप जाइए, यहाँ भी शानदार। तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे लोकल साइट सीइंग देखने को। नंबर 8 और डे नंबर 9 ये 2 दिन आप एक्सप्लोर कीजिए। एक दिन तो आपको लगेंगे पद्मनाभम स्वामी मंदिर दर्शन करने के लिए, और वहाँ की जो मेन बीचेस हैं तो वहाँ आप समय व्यतीत कीजिए। दूसरे दिन आप वहाँ ऑटो टैक्सी करके आप सारे जगहों पे लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं त्रिवेंद्रम के आसपास वालों जगहों के, और वहाँ से आप अपनी रवानगी ले सकते हैं। अगर आपका ट्रिप लंबा है तो कुछ टूरिस्ट त्रिवेंद्रम से निकल जाते हैं नागरकोइल होते हुए कन्याकुमारी, लेकिन कन्याकुमारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं केरला ट्रिप की बात कर रहा हूँ। तो त्रिवेंद्रम से आपकी यात्रा या तो खत्म कर दीजिए, या फिर अगर आपका प्लान लंबा है तो फिर आप जा सकते हैं कन्याकुमारी। तो दोस्तों त्रिवेंद्रम में, यानी कि तिरुवनंतपुरम में ही रेलवे स्टेशन है त्रिवेंद्रम नाम से, तो वहां से आप अपनी ट्रेन ले लीजिए और आप अपने अपने शहर के लिए रवानगी ले लीजिए। और त्रिवेंद्रम में ही आपके तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहां से आप अपनी फ्लाइट भी ले सकते हैं अगर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाई एयर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जो केरला आने के लिए आपका जो बेस्ट समय है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो केरला आने के लिए आपका जो बेस्ट समय है वो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तो ये कि अगर आप ऑन सीजन में आना चाहते हैं, ऑन सीजन मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो समय होता है केरला का, वो बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको गर्मी नहीं मिलती है, साथ ही साथ यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत शानदार होता है। तो ये जो समय होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, वो आपका ऑन सीजन होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बजट ज्यादा मिलेगा अगर आप तक का। ये होता है आपका ऑफ सीजन। तो अगर आप मानसून में प्लान बना रहे हैं, फिर अगर आप समर में प्लान बना रहे हैं, तो भी आप केरला जा सकते हैं, क्योंकि केरला आप 12 महीने घूमा जाएगा, और साथ ही साथ होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे थोड़े से कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको वाइज कहाँ कहाँ घूमना है और हर एक स्थान पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये चीजें मैंने शायद विस्तार पूर्वक बता दिया। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि ये केरला का जो मैंने 9 से 10 दिन का आपको डे वाइज आइटनरी बताई, इसका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति का खर्चा बता पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरा केरला घूमना चाहते हैं
तो एटलीस्ट आप लोग 2 लोग तो रहिए, क्योंकि अगर आप सिंगल रहेंगे तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, होटल, खाने पीने और अगर आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो इन सब के खर्चा एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अगर मैं 2 पर्सन का कॉस्ट बताऊं तो मान के चलिए, अगर आप कपल्स हैं या फिर अगर आप बैचलर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो मान के चलिए कि आपका जो 2 व्यक्ति का खर्चा आएगा पूरे इस 9 से 10 दिन केरला घूमने के लिए, वो आपका लगभग 50,000 रुपए के आसपास आ जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति का 25,000 रुपए कहा जा सकता है। दोस्तों इस पर मैंने कौन कौन से कॉस्ट को इंक्लूड किया है ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहली चीज तो वहाँ के होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और आपके जो भी ट्रांसपोर्टेशन होंगे, चाहे आप बस से आइए चाहे आप टैक्सी बुक करके आइए, इसके कॉस्ट, और साथ ही साथ अगर आप जो भी एक्टिविटी तो इन सबको कॉस्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों ये था आपका केरला ट्रिप का एक संपूर्ण वर्णन। दोस्तों केरला ट्रिप में मैंने